अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ नूर ज़मान। आज की इस व्लॉग में हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर जो कर्ज़ और वाजिबात की जो सतह है वो किस हद तक पहुंच गया है, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके साथ साथ नेपाल में वहाँ के नौजवानों ने उठ के अपने हकूक़ के लिए खड़े होकर वो नेपाल के वज़ीर आज़म को मुस्ताफ़ी करने के ऊपर मजबूर किया है, इसके ऊपर बात करेंगे। और आखिर में केपीके के अंदर जो नई रिपोर्ट आई है कि यहाँ पर कितने दहशतगर्द हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान के ऊपर जून 2025 की साल में जो कर्ज और वाजिबात की जो आदाद हैं वो पहुंच गई है 94,197 अरब रुपये, जो पाकिस्तान की तारीख में सबसे बुलंद तरीन सतह है। इस वक्त पाकिस्तान इन कर्ज़ों के दलदल में इस मौजूदा रजीम ने, इस मौजूदा हुकूमत ने पहुंचा दिया है। और इसी वजह से अब पाकिस्तान में कोई सरमायाकारी करने के लिए या पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं है। बहरहाल उन्होंने अमेरिका की मिन्नतें थरले करवा कर 50 करोड़ डॉलर की सरमायाकारी जो कल वो लेके आए थे मदनियात के हवाले से, इसके ऊपर उन्होंने टेलीविज़न के ऊपर भी एक जो है ना एक माहौल गर्म किया हुआ था। अब पाकिस्तानी अखबारात को भी देखे, वहाँ पर भी चूँकि पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट के कंट्रोल में है, वहाँ पर भी उन्होंने जो है मैदान को गर्म किया हुआ था। लेकिन जो असल इशू है, जो असल बात है, जो इस साल कर्ज़ों की अदायगी में जो इतना वाजिबात और कर्ज़ों की जो अदायगी में इतना बड़े पैमाने पर जो इजाफ़ा हो गया है, इसके ऊपर आपको ना किसी टीवी के ऊपर ना किसी अखबार में आपको इसके हवाले से कोई तज़किरा नहीं मिलेगा और इसके ऊपर डिबेट करने को का मौका या कोई भी इसके ऊपर नहीं बोलता है। इसकी वजह क्या है? क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट का मुकम्मल कंट्रोल है इस निज़ाम के ऊपर और इन लोगों के ऊपर। तो बहरहाल जब तक हम इन हक़ाइक़ को समझने की कोशिश नहीं करेंगे, इसके ऊपर बात नहीं करेंगे, इसको डिस्कस नहीं करेंगे, तब तक हम इन मसाइल से और इन कर्ज़ों से निजात दिलाने के लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते। और इसके लिए हमें सबसे पहले पाकिस्तानी अवाम जो जिन लोगों को मुंतखब कर दी है, इनको हुकूमत देना पड़ेगी। और इसके साथ साथ फिर वो हुकूमत जो पॉलिसी अपनाएगी वो अवाम दोस्त होगी, लोगों का इनके ऊपर एतमाद होगा, बाहर से सरमायाकारी भी आएगी। तो इससे हम इस कर्ज़ों को कम कर सकते हैं और अपनी मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी रुकावट है वो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट है, क्योंकि वो अपनी मर्ज़ी मनवाना चाहते हैं, पाकिस्तान की आवाम की राय का एहतराम नहीं करते। तो इस वजह से आज ये मुल्क इतने मसले मसाइल का शिकार है। इसके साथ साथ दूसरी जो बड़ी डेवलपमेंट है वो नेपाल के हवाले से है। नेपाल में वहाँ के जो वज़ीर आज़म हैं, वहाँ की जो हुकूमत है, उन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर पाबंदी आयद कर दी। जब ये पाबंदी लगा दी गई तो वहाँ के अवाम ने उठ खड़े होकर इसके ख़िलाफ़ और अमन मुज़ाहरे शुरू किए। लेकिन जब इसमें एक दो लोगों को हलाक किया गया तो फिर लोग जो है जोश और जज्बे में आ गए और फिर उन्होंने वो करके दिखाया जो मेरे ख़्याल में पाकिस्तान से 76 साल में कभी किसी ने नहीं किया था। वहाँ पर लोग उठ के खड़े हो गए और वो वज़ीर आज़म कि ना वहाँ के घर, यानी वज़ीर आज़म के घर को भी नहीं छोड़ा और साथ ही जो पार्लियामेंट है इसको भी आग लगा दिया। वहाँ के 3-4 वज़ीर पहले मुस्ताफ़ी हो चुके थे। अब चूँकि बहुत शिद्दत आ गई लोगों की जो एहतजाज में, लोगों के मुज़ाहरों में, तो वहाँ के वज़ीर आज़म को मजबूरन मुस्ताफ़ी होना पड़ा। और अगर पाकिस्तान भी अपने हालात को बेहतर करना चाहते हैं तो उनके पास भी पुरअमन एहतजाज की कॉल है और वो पुरअमन एहतजाज के ज़रिए वो इस हुकूमत से छुटकारा पा सकती है इसी तरह के इक़दामात के साथ। तो बहरहाल देखते हैं कि आगे अब वहाँ नेपाल में क्या होता है। लेकिन अभी तक जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट है कि वहाँ के नौजवानों ने सिर्फ जो उन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर सिर्फ पाबंदी लगा दी। और मेरे ख़्याल में नेपाल की आबादी भी इतनी नहीं है जितनी पाकिस्तान की है, लेकिन वहाँ के नौजवान ने उठ खड़े होकर ये साबित कर दिया कि वहाँ की मर्ज़ी के मुताबिक, अवाम की मर्ज़ी के मुताबिक कोई भी हुकूमत
جو ہے اپنی مرضی کے منمانی نہیں کر سکتے۔ حالانکہ پاکستان میں نہ صرف سوشل میڈیا مکمل طور پر انہوں نے کنٹرول کرنے کی کوشش کی، بلکہ لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے، ان کو ڈرایا دھمکایا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف نے بار بار احتجاج کی کال لی، وہاں پر لوگ نکلے اور لوگ شہید بھی ہو گئے، لیکن بہرحال جو 26 نومبر ڈی چوک میں جو کچھ ہوا تھا، تو میرے خیال میں پاکستانی قوم کو بحیثیت انسانیت ہونے کے ناطے سب کو کھڑا ہونے چاہیے تھا، لیکن لوگ کھڑے نہیں ہوئے۔ لیکن اس کے باوجود بھی صرف ایک ہی شخص کھڑا ہے اور وہ اڈیالہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے، جو اس نظام کے لیے درد سرد بن گیا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے، اس کو آپ نے ماننا پڑے گا، اس کے بغیر آپ نہیں بڑھ سکتے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو تیسری ڈیولپمنٹ ہے وہ خیبر پختونخوا کے حوالے سے ایک رپورٹ جو ہے وہ شائع ہوئی ہے، اور وہ سرکاری ملازمین کی جانب سے، سرکاری ذرائع کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ 8000 فتنة الخوارج خیبر پختونخوا میں موجود ہیں۔ تو میرے خیال میں جب ان لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ چلو فتنة الخوارج موجود ہوں گے، تو ان کو ٹارگٹ کیوں نہیں کیا جاتا اور ان کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کی جاتی؟ کیا وہ اس خدا نہ خواستہ وہ اس انتظار میں ہے کہ وہ یہ لوگ کوئی سانحہ کرے یا کوئی واردات کرے تو پھر اس کے بعد ہم ایکشن لیں گے؟ تو وہاں کچھ کرنے سے قبل آپ ان کو روک کیوں نہیں رہے؟ آپ ان کو گرفتار کیوں نہیں کرتے؟ آپ ان کے خلاف ایکشن کیوں نہیں لیتے؟ تو سب سے بڑی بات تو یہ ہے۔ لیکن چونکہ اب یہاں پر بھی بہت کنفیوژن پایا جاتا ہے، علی امین گنڈراپور بہت کنٹروورشل ہو چکی ہے، اب ان کے اوپر کوئی اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور بالخصوص پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان جو ہے وہ خود بھی ان کے اوپر عمل یعنی یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو ایسی حالت میں میرے خیال میں ایک قومی ڈائلاگ ہونے کی ضرورت ہے، تاکہ پاکستان اس وقت جن مسئلے مسائل کا شکار ہے وہ آسانی کے ساتھ اس سے نکل سکے۔ اور جو KP کے حوالے سے دہشت گردی کی بات ہو رہی ہے، اس کے خلاف اداروں کو حرکت میں آنا چاہیے، لیکن اس ٹارگیٹڈ لوگوں یعنی ٹارگیٹڈ جگہوں کو جو ان لوگوں کو پتہ چلے کہ وہاں پر موجود ہے، تو وہاں پر ان لوگوں کو کارروائی کرنے کی ضرورت ہے، ان کو کرنی چاہیے۔ لیکن اتنی بڑی تعداد میں لوگ کا موجود ہونا اور حکومت کی یعنی سرکاری ذرائع سے اس طرح خبریں شائع کرنا، میرے خیال میں یہ نامناسب ہوگا۔ اگر موجود ہے تو حکومت کو اس کے خلاف کتنی آپریشن، اس سے پہلے DGSPR نے کہا کہ ہم نے اتنے آپریشن کروائے اور ڈیلی بیسس کی بنیاد پر ہم اتنے کروا رہے ہیں، تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ زیرو نکلتا ہے کیا؟ میرے خیال میں پاکستان کی 7 لاکھ فوج ہے اور 8000 فتنة الخوارج ہیں، یہ تو ان لوگوں کو ختم کرنے کا میرے خیال میں 2-3 دن کا کام ہو سکتا ہے، اگر وہ صحیح طریقے پر اگر اپنی فوکس صرف دہشت گردی اور بارڈر کے اوپر رکھیں۔ تو یہ تھی آج کی چند خبریں۔ انشاءاللہ نیکسٹ آنے والی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی، اس وقت تک اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ آج کے لیے اتنی کافی، والسلام۔